हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये लाइन मुझे बोलनी पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, अच्छा लगता है यूट्यूब पे बोलना। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम थिंग्स एंड सम टिप्स और ट्रिक्स व्हेन कमिंग टू यू ऑल गाइस, व्हेन कमिंग टू जापान। जिन बातों से आपको जापान में आके बहुत एकदम शौक लगने वाला है। सो आप जापान आ रहे हो या तो आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, SSW वीज़ा पे आ रहे हो, TITP वीज़ा पे आ रहे हो। एक चीज़ ये होती है कि लाइक आप आपका जो भी एजेंट होता है इंडिया में आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, वहाँ से कोई भी एजेंट है, रिप्यूटेड कंपनी है जो आपको जापान सेंड करने में आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको उनसे क्या क्या चीज़ें पहले से कंफर्म करनी है। बिकॉज अगर आप उनसे जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उनसे ये चीज़ें कंफर्म करके नहीं चलते हो पहले, तो जापान में जब आप आओगे, क्योंकि जापान में आप अकेले आओगे, आपका एजेंट एंड आपकी रिप्यूटेड कंपनी, आपके कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आके तो जस्ट आपको जो स्टार्टिंग शॉक्स होते हैं वो एकदम आपको लगने वाले। एंड जो चीज़ें ढूंढने में, ठीक है, हर चीज़ को पाने में आपको जो स्ट्रगल करना है वो अकेले करना होगा। सो जो चीज़ मेरे साथ हुई है, इसके साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी विद यू ऑल गाइस। आपको ये बताऊँगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको पहले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे ताकि आपको जापान, जब आप एकदम जापान आओ, अकेले भी आ सकते हो आप, भी साथ में भी आ रहे हो, किसी के 2 लोग आ रहे हो, 4 लोग आ रहे हो, जो भी, लेकिन उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपको जापान में आते ही एकदम बहुत ज़्यादा शौक ना लगे। सो दैट्स वाई आपको अपने एजेंट से क्या क्या चीज़ें पूछनी है, कि क्या क्या चीज़ें कंफर्म करनी है, उस वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट फर्स्ट थिंग इज अबाउट सैलरी। सो जब आपका वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें आप साइन करते हो, जिसको जब जापान में सबमिट कर किया जाता है इमिग्रेशन ब्यूरो में, जिससे आपका COE आता है, तो वो वर्किंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपकी सैलरी प्लस आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके सैलरी, टोटल सैलरी क्या है, प्लस आपके जो पूरा जो कटेंगे आपकी सैलरी में से, जो डिडक्शन पार्ट है वो क्या है, उसके अलावा जो आपको अदर बोनस टाइप के या फिर आपको शिफ्ट वर्क में जो भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं, वो सभी उसमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लिखे होते हैं। तो अपने वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले अच्छे से पढ़े एंड अपने एजेंट से अपने वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट की, जब भी आप साइन करते हो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, अपना सैलरी कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, तो उसको हमेशा अपने एजेंट से अपने फोटोकॉपी करके अपने पास रखिए, ताकि जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप एकदम अपने माइंड में एट दैट टाइम नहीं रख सकते, तो जिसके लिए एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस, आप उसको फोटोकॉपी करवा के अपने पास भी रख सकते हैं, या फिर उसकी कोई PDF फाइल भी अपने पास रख सकते हो। तो उसमें सैलरी होती है, क्योंकि जापान जब आप आ रहे हो तो आपको जो सैलरी बताई गई थी पहले, वो मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, अपने एजेंट से पूछना है कि हमारी सैलरी ये है। एंड उसके बाद जब आप जापान में आ जाते हो तो आपको क्या बताया जाता है, एंड जो आपको बताया गया था पहले वैसा आपको सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए चीज़ें के लिए आप कंफर्म कर सकते हो। ये हो गए सैलरी की चीज़। वैसे बेसिकली ऐसा कभी होता नहीं है जापान में कि आपको जो सैलरी अलग बताई गई है एंड आपको मिलता कुछ और है, ऐसा जापान में बिल्कुल भी नहीं होता है। जापान के पीपल बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एंड वो मतलब आपके साथ भी कोई ऐसा धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी एज अ एविडेंस, क्योंकि ये भी लोग हैं, आजकल के लोग हैं, 21 सेंचुरी के लोग हैं, तो ठीक है, कलयुग के हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे फ्रॉड ही नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान में भी फ्रॉड भी होते हैं, जापान में चोरी भी होती है, जापान में क्राइम्स भी होते हैं, लेकिन वो सभी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई उसका जो कोई भी फीचर है, वो भी कोई न्यूज़ वगैरह, कोई ग्लोबली कुछ भी नहीं आता है, वो कम होते हैं। बिकॉज एज अगर हम पर सभी कंट्रीज की पॉपुलेशन के उसमें भी लगाएं, तो जापान की पॉपुलेशन भी कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्राइम्स वगैरह, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं कि मतलब लोग कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोचते हैं, ठीक। सो आज सेकंड पॉइंट इज अबाउट ज्वाइनिंग। तो
जब आपका सीओई आ जाता है उसके बाद क्या होता है, आपकी टिकट बुक्स होती है एंड उसके बाद मतलब आपको जापान आना होता है अपने काम के लिए। तो अपने एजेंट से और अपनी जो जापान वाली कंपनी है जो आपको इंडिया से जापान बुला रही है, उनसे हमेशा ये पूछें कि आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी एंड मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप लोग जापान आ रहे हो वो जो चीज़ मैंने सफ़र करी है वो आप भी करो। अगर इस चीज़ में आप गलती कर देते हो तो आपको जापान आके बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जापान बहुत महंगी कंट्री है। यहाँ के हर चीज़ के रेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है एंड जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलती है। एटलीस्ट जो इंडियन पीपल्स होते हैं, इंडियन पीपल्स क्या करते हैं, ज़्यादा नॉन वेज पीपल ज़्यादा होते हैं, प्योर वेज, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो जो भी चीज़ आप खाते हो, जो भी चीज़ आपको खाने के लिए चाहिए, वो सारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। मिल सारी जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, बट वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जो भी एजेंट है उनसे पूछोगे कि भाई आप जापान में किस दिन जा रहे हो, उस हिसाब से आपका जो ज्वाइनिंग है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। वैसे जापान का मैं आपको ज्वाइनिंग का बता देती हूँ कि जापान में हमेशा 16 से और 15 से ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको 15 और 16 से वर्क स्टार्ट होता है एंड एक महीने का 15 to 16, दूसरे महीने के 15 to 16 तक की सैलरी आपको जो सेकंड मंथ होता है उसकी 25 डेट को मिलती है। जापान में हमेशा सैलरी 25 को ही मिलती है, जैसे इंडिया में 7 और 10 को मिलती है, ऐसे उस मंथ की सैलरी आपको 10 दिन बाद 25 को मिलेगी, पहले वाले मंथ की सैलरी। तो अपना ज्वाइनिंग के बारे में ज़रूर पूछना कि कब से ज्वाइनिंग हो रही है, आप कब से जा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो जापान, उसके अगर 3-4 दिन के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग है तो आपके लिए ओके हो जाएगा, क्योंकि उसके 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपको आपकी फर्स्ट सैलरी रिसीव हो जाएगी। लेकिन अगर आप जापान 15 दिन पहले आ रहे हो, ठीक है, या फिर 20 दिन पहले आ रहे हो, तो क्या होगा, आपको बहुत लॉन्ग टाइम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होएगी, उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीने बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें कि आपके एक्सपेंसेस का, जो आपके रहने का, खाने का, पीने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता बढ़ता चला जाता है। और मैं कई वीडियोज़ में आपको बता भी चुकी हूँ कि जब भी आप जापान आ रहे हो तो 10 मंथ्स मतलब 1 लाख इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करवा के इतना आप लेके ज़रूर आओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप हर चीज़ इंडिया से नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इंडियन एयरलाइंस ने भी बहुत सारी चीज़ों को मना कर रखा है लेके आने के लिए। उन चीज़ों को आप नहीं लेके आ सकते, लाइक नाइफ वगैरह एंड और भी सीजर्स वगैरह, तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आके आपको जापान में लेनी पड़ेगी। आप सब कुछ इंडिया से नहीं लेके आ सकते ना। सो उसके लिए भी आपको अपने रहने का, खाने का, पीने का खर्चा आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेसिक अमाउंट आप लेके आए, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ओके, मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने अपने एजेंट से उनसे नहीं पूछा कि मेरी ज्वाइनिंग कब से है। एंड सीरियसली मैं गाइस बताऊं कि मैं जापान में मैंने 27 जनवरी को मैं आई थी, 26 को रात के 11 बजे मेरी फ़्लाइट थी एंड 27 को मैं जापान पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने अपने कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करे जापान आते ही, जैसे आपको अपना एड्रेस प्रूफ, अपने जो आपको जाइरो कार्ड मिलता है, रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है आपको जापान आते ही एयरपोर्ट पे ही। तो वहाँ से उसके पीछे आपको, जहाँ पे भी आप रहने वाले हो जापान में आते ही, उसके पीछे आपको अपना एड्रेस लिखवाना होता है। तो उस एड्रेस के लिए मैं गई। उसके अलावा मुझे एक बैंक अकाउंट चाहिए था, जिसके लिए मेरे को घर लेना था, उसके लिए बैंक अकाउंट नेसेसरी था। तो वो बैंक अकाउंट भी लाइक मेरे को करवाना था। वो सारे काम मैंने जापान आते ही करवाए, मैं पेपर वर्क में लग गई थी। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मतलब जो मेरे को घर मिलने वाला है वो थोड़ा सा लेट मिलेगा। एंड मेरे को 9th को मैं 2 और 3 को मैं फेब को मैं मतलब अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जिस रूम को आप, क्योंकि यहाँ पे हर रूम के रेट्स अलग अलग हैं, तो जो रूम आप लेना चाहते हो वो रूम आपको 9 फेब को मिलेगा। 9 फेब को आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। तो 7 तक हम पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद मैंने पेमेंट करी
एंड 9th को मैं यहाँ पे 9th और 10th को शिफ्ट हुई, लेकिन उसके बाद मेरा कंपनी का कुछ वर्क चला एंड उस पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज्वाइनिंग 16 को हुई। मीन्स आप सोचो मैं 26 को जापान के लिए निकल चुकी थी एंड मेरी ज्वाइनिंग 16 को हुई। ठीक है, तो मतलब 20 दिन बाद। तो जो 20 दिन का खर्चा था, जो मेरे रहने का खर्चा था, मैं उस टाइम मैंने आपको दिखाया था वीडियोस में भी, शेयर हाउस की भी मैंने आपको वीडियोस डाली थी इस पे। जो मेरा शेयर हाउस का खर्चा था, उसके अलावा जो मेरे एक्सपेंसेस थे आने जाने के, क्योंकि उस टाइम मेरे को हाउस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक जगह से कई बार दूसरी जगह भी जाना पड़ा था, जो कि मेट्रो में, यहाँ पे मेट्रो प्लस टैक्सी का खर्चा बहुत ज़्यादा है। जापान में बहुत महंगी है टैक्सीज, आप कहीं पे भी सोचना एक बार टैक्सी लेने से पहले। ठीक है, आप 5 मिनट के रास्ते पे ही जाओगे, इतने ही आपके 1,300 के आसपास आपके येन में पड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा टैक्सी कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे टैक्सी में। तो मैंने ये गलती करी थी कि मैंने उनसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं अगर मानो कि मैं जब मेरी ज्वाइनिंग 16 को थी तो मैं 13 14 में 12 तक आ सकती थी ना जापान। क्यों मुझे मतलब 26 को बुलाया गया है, लेकिन ये डिफरेंट मैटर है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी जापान आओ तो अपने कंपनी और एजेंट से पूछो कि आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, उसके हिसाब से ही आप अपनी टिकट्स को बुक कराओ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग से पहले जो आपका खर्चा होगा वो सब कुछ आपको उठाना पड़ेगा, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना तो कोई आपकी जापानीज कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ना फिर आपकी जो एजेंट है आपके कंपनी जो आपको जापान भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, आपको खुद का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जापान आने से पहले इन चीज़ों के बारे में अपने एजेंट से पूछना। थर्ड पॉइंट इज अबाउट हाउसिंग। तो जापान आने से जापान में क्या होता है, आप कोई भी घर लेते हो या फिर आप शेयरिंग में लेते हो या कैसे भी लेते हो, उसमें क्या होता है कि आपको पहले 2 महीने का रेंट, जैसे हमें इंडिया में क्या करना होता है कि पहले 1 महीने का रेंट प्लस हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते हैं, तो ऐसे ही जापान में होता है। लेकिन जापान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मतलब आप हाउस ऐसे नहीं पर्सनली किसी से नहीं ले सकते हो कि पर्सनली आपने उनको पैसे दिए एंड उन्होंने आपको घर दिखा दिया और आप वो घर में रहने लग गए कि आप भाई कल से ही शिफ्ट हो सकते हो। नहीं, ये सारा काम गवर्नमेंट के रिप्यूटेड एरियाज में होता है जापान में सारा काम, एंड उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही काम करती है। ठीक है, उसमें आपका एड्रेस भी चेंज होता है, प्लस आपको जो घर मिलता है उसके लिए आपको घर लेने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा और आपकी जो घर की लोकेशन होगी वो दूसरी जगह पे होगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। एंड रेंट की बात करें तो जापान आते ही 2 महीने का रेंट ये पहले ही ले लेते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी घर लेते हो जापान में तो फर्स्ट 2 महीने का रेंट ये एडवांस लेते हैं। उसके अलावा कुछ इनके सिक्योरिटी चार्जेस भी होते हैं, जो कि अराउंड 5 मान के अराउंड इनके सिक्योरिटी चार्ज होते हैं। ठीक है, 4 to 5 मान के अराउंड होते हैं, प्लस 2 मंथ्स का रेंट। ठीक है, तो वो पूछना अपनी कंपनी से, या तो आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो शेयर हाउस में रहोगे तो उसमें भी आपको पहले से रेंट पे करना होगा। ठीक है, एंड आप वैसे अपना पर्सनल मेरी तरह घर लेके रहोगे तो भी आपको जो रेंट है वो पहले ही पे करना होगा, तो रेंट तो पहले ही देना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप अपने एजेंट से पूछना कि लाइक जो पैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, ये एक घर का भी अमाउंट आप पे करोगे, उसके बाद आपके रहने का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बारे में भी अपनी एजेंट से, अपनी कंपनी से आप बात कर सकते हो कि मतलब वो कौन पे करेगा ना। इसमें आपके एजेंट और आपकी या तो जापानीज कंपनी है या तो आपकी जापानीज कंपनी वो आपकी हेल्प कर देंगी, एंड उसके अलावा जो आपके एजेंट है जो इंडिया में है वो आपकी हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इंटरनेट और वाईफाई। तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि जापान में ना लाइक क्योंकि आप आते ही अपने घर वालों से कांटेक्ट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कंपनी जापान वाली जो आपकी हेल्प करेगी उनसे भी तो कांटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक नेट वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, जापान के एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई आते ही मिल जाएगा। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे आप वहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है,
जापानीज जो लोग होते हैं वो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो आराम से, एंड वो आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन मोबाइल में फ्री वाईफाई करने के लिए लाइक अपने मोबाइल में फ्री वाईफाई ऑन कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आप वहाँ से फ्री वाईफाई ले सकते हो। एयरपोर्ट का जो फ्री वाईफाई होता है टूरिस्ट के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, एंड उससे अपने घर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो उनको कि आप आराम से एक अच्छी जर्नी के साथ आप जापान में पहुंच चुके हो। सो सेकंड थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जब आप घर वगैरह लेते हो तो आपको कैसे मतलब वाईफाई वगैरह मिलता है। तो सबसे पहली बात तो कि आप शेयर हाउस में रहते हो या फिर किसी भी कोई भी हाउस लेते हो घर पे, तो वहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है जिसके वो चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो शेयर हाउस में क्या होता है कि जो आपके रेंट होते हैं उनमें ही वो कंक्लूड हो जाता है बेसिक, लेकिन अगर आप अलग से लेते हो तो आपको वाईफाई का अलग से पेमेंट करना होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जापान में आके एक नई सिम भी ले सकते हो। डोकोमो की सिम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी जापान में आते ही, तो वो सिम ले सकते हो जिसमें आपको कुछ लाइक 3000 येन में आपको आई थिंक 20 GB डाटा मिलता है, एंड आपको 5000 येन में आपको 100 GB डाटा मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है उसमें। तो आप सिम भी ले सकते हो, उसमें भी आप रिचार्ज करवा सकते हो। उसके अलावा आप जो आपका हाउसिंग का जो वाईफाई है उसके लिए भी रिचार्ज करवा सकते हो, उसके भी मंथ के कुछ लाइक 3500 4000 येन के आसपास लगते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये स्पेशल ट्रिक है कि जापान में क्या होता है, आप किसी भी मार्ट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे 7-Eleven, लॉसन, ठीक है, 7-Eleven, लॉसन, फैमिली मार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा वाइज मार्ट, ये आपको हर जगह जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद अलावा स्टारबक्स वगैरह जितने भी बड़े बड़े अच्छे से यहाँ पे मार्ट मिलेंगे आपको, उन सभी में फॉर टूरिस्ट आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसमें फ्री वाईफाई प्रोवाइड होगा, तो आप वहाँ से आप अपने घर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जब तक कि आपको एक अच्छा आपको वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी जाके आप अच्छे से अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो एंड दिस इज़ अनदर टिप फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू जापान फॉर ट्रैवल। सो जो ट्रैवल के लिए आ रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप पूरा जापान ट्रैवल करना चाहते हैं एक साथ, वो भी जो जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है शिनकानसेन, उससे बुलेट ट्रेन से आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जापान की बुलेट ट्रेन का एक रूल है जिसमें कि आपको 60,000 येन देने पड़ते हैं, जिसमें कि आप 21 डेज के लिए आप पूरे जापान में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको बस अपनी लाइक सीट वगैरह बुक करनी पड़ेगी। आप कितना भी ट्रैवल करो उसमें फिर आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बस आपको एक बार 60,000 पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको 21 डेज तक आप जापान में एक जगह से दूसरी जगह शिनकानसेन में कहीं पे भी आ जा सकते हो। तो ये आपके लिए आई थिंक बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप लाइक जापान आ रहे हो एंड आपको डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करना है, एंड क्योंकि आपको डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करना होगा, एंड उसके अलावा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर आप बसेस में जा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड उसके अलावा मेट्रो वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं होती। अगर आप टैक्सी करके जाते हो तो टैक्सी का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कोई एक नॉर्मल पर्सन बाहर से आने वाला वो नहीं उठा सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सो मैं यही बताना चाहूँगी, शिनकानसेन का ये जो कूपन है जो 21 डेज का, ये आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से, एंड इससे आप पूरे जापान में आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो कि मैंने फेस करी थी, कि जैसे अगर मान लो आप मेरी तरह जल्दी आ भी गए थे तो उसमें क्या है कि एक चीज़ की दिक्कत और आई थी, क्योंकि अगर मैं SSW वीज़ा से आई थी तो SSW वीज़ा में आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, जो कि आउट ऑफ द रूल्स हो जाती है। तो अगर आप SSW वीज़ा में आ रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें।
SSW TITP वीज़ा में, उसमें आप पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिलेगी कि आप सोच रहे हो कि मैं 10 या 20 दिन पहले जापान आ गया हूँ या आ गई हूँ तो मैं खाने के लिए अपना कुछ कमा लूँ, क्योंकि उस टाइम में आप फ्री रहोगे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, आप अरुबाइतो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपनी ज्वाइनिंग डेट, अपना हाउसिंग का, ये सब कुछ आप अपनी कंपनी से, रिप्यूटेड कंपनी से पहले ही कंफर्म करके ही जापान आए, क्योंकि इन चीज़ों में आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारी पेमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। जो SSW वीज़ा होता है वो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, जिसमें कि जो आपकी जापान वाली कंपनी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपको जो एयरपोर्ट से और आपका जो आने का खर्चा भी होगा, आप जहाँ पे भी शिफ्ट होगे, लाइक टोक्यो एयरपोर्ट पे या फिर कहीं पे भी आप जापान में आ रहे हो, तो वहाँ से और आपका आने का खर्चा भी आप खुद उठाओगे। बस वो क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इसलिए। लेकिन खर्चा आपको, अपना सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, उसमें आपकी जापान वाली कंपनी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की आती है? सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज की आती है। जैपनीज पीपल्स को ओनली जैपनीज ही आती है, ठीक है। उनको ना इंग्लिश आती, मतलब बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट जैपनीज। एयरपोर्ट पे आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी मार्ट में, कहीं पे भी कोई भी पर्सन आपको इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिलेगा। इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, होती ही नहीं है। उसके अलावा जो ये इंग्लिश भी बोलते हैं ना, पहली बात तो इनकी वीक होती है, इनको आता नहीं है इंग्लिश में। उसके बाद जो इंग्लिश भी बोलते हैं ना, उसको भी इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होती है। ये इनकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी, ये जैसे जापानीज में काताकाना में करते थे ना, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इंग्लिश को भी ये बोलते हैं इगिरिसु। अगर इंग्लिश को इंग्लिश वाली प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे तो इगिरिसु बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी इंग्लिश इतनी वीक होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये बोलने की कोशिश इंग्लिश ही करेंगे, आपको इनकी इंग्लिश भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सबको कि जापान आ रहे हो ना तो इतनी बेसिक जापानीज सीख के आना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मत आ जाना। तो बेसिक जापानीज सीख के आना, जिससे कि आप कहीं पे भी इधर उधर आओ जाओ तो आप थोड़ा बहुत उनसे कन्वर्सेशन कर सको एंड अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सको, ठीक है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, जिससे कि आप बाहर मार्ट वगैरह में जा रहे हो या फिर लाइक मेट्रो पे जा रहे हो, आपको मेट्रो में देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया की तरह पिंक लाइन ऐसे नहीं होता, यहाँ पे वो डिफरेंट शिंजोकू लाइन, चोबू लाइन, ठीक है। तो बहुत टाइप की लाइन होती है, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें यहाँ पे जापान में क्या है, हर स्टेशन पे कई सारी मेट्रो चलती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत किसी से पूछने के लिए, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करने के लिए आपको जापानीज आनी चाहिए। ये मत सोचना इंग्लिश आता है तो नहीं, इंग्लिश में काम नहीं चलेगा। जापानीज लोगों को जापानीज ही आती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ के और फिर ही जापान आना। So that's all for this video. I hope this video will help you all guys when coming to Japan. आप सभी को बेस्ट विशेस है, जो भी जापान आने वाले हैं, जिनका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या फिर जिनका COE आ गया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई होप मेरी ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। एंड अगर हेल्पफुल साबित हो या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप क्वेश्चंस आपके मन में है या फिर आपको जापान आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जिसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच यू ऑल गाइज टू सी दैट ब्लॉग। बाय बाय।